एक ऐसा देश है जिसको कि बहुत ही शांति पसंद देश माना जाता है, पर साल 2001 में यहाँ एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसे न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था, क्योंकि उस हत्याकांड में पूरा नेपाल शाही परिवार खत्म हो गया था। इस हत्याकांड को दरबार हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं कि अगर ये कत्लेआम नहीं हुआ होता तो शायद नेपाल में आज भी लोकतंत्र की बजाय राजा का ही शासन होता। इस कहानी में लोगों का गुस्सा है, उनका प्यार है, सत्ता की लड़ाई है, नफरत है, रिश्तों के पेचोखम है, षड्यंत्र है, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी है और यहाँ तक कि एक सदियों पुराना श्राप भी है। तो चलिए अब मैं आपको उस रात की कहानी सुनाता हूँ जो रात नेपाल के लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह थी। कहानी शुरू होती है साल 2001 के नेपाल से, और उस वक्त का नेपाल आज के नेपाल से बिल्कुल अलग था, क्योंकि साल 2001 में नेपाल में राजशाही हुआ करती थी। हालांकि पूरी तरह से राजशाही नहीं थी, क्योंकि उस वक्त नेपाल में राजशाही के अलावा संविधान और संसद भी मौजूद थे, पर फिर भी सबसे बड़ा शासक और सबसे ज्यादा शक्तियां राजा के पास ही थी। साल 2001 में जब यह हत्याकांड हुआ तो उस वक्त नेपाल के जो राजा थे उनका नाम था राजा बीरेंद्र वीर विक्रम शाह। राजा बीरेंद्र अपनी पत्नी रानी ऐश्वर्या, अपने बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र वीर विक्रम शाह जो कि नेपाल के क्राउन प्रिंस भी थे, यानी कि अगले होने वाले राजा, और अपने छोटे बेटे राजकुमार निराजन वीर विक्रम शाह के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद अपने शाही महल नारायणहिटी दरबार में रहते थे। विक्रम संवत 2058 ज्येष्ठ 19 यानी 1 जून 2001 की रात इस नारायणहिटी महल के त्रिभुवन सदन में एक डिनर पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में राजा बीरेंद्र के परिवार और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर कुल 22 शाही मेहमान मौजूद थे, और क्योंकि ये एक शाही लोगों की प्राइवेट पार्टी थी इसलिए उसमें शाही मेहमानों के अलावा किसी भी बाहर के इंसान को आने की मनाही थी। यहाँ तक कि महल के जो सुरक्षाकर्मी और राजा के बॉडीगार्ड्स थे उन्हें भी जिस जगह पार्टी होती थी वहां रुकने की इजाजत नहीं थी। रात करीब 8:50 पर अचानक महल के अंदर जिस त्रिभुवन सदन में ये पार्टी चल रही थी वहां से पहली गोली चलने की आवाज आती है। वहां से कुछ दूरी पर महल के जो सुरक्षाकर्मी और राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे, पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, इतने में उन्हें फिर से गोली चलने की आवाज आती है और इस बार गोली चलने की आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन गन चला रहा हो। इसके बाद महल के सभी सुरक्षाकर्मी त्रिभुवन सदन की तरफ भागते हैं और इस बीच लगातार फायरिंग की आवाज आ रही थी। तकरीबन 5 से 7 मिनट की लगातार फायरिंग के बाद रात 8:57 पर 2 सिंगल शॉट पिस्तौल की फायरिंग होती है और फिर यह फायरिंग का सिलसिला बंद हो जाता है। इसी बीच महल के सभी सुरक्षाकर्मी और बॉडीगार्ड्स त्रिभुवन सदन में पहुंचते हैं, मगर वो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा था। त्रिभुवन सदन के बिलियर्ड्स रूम में जहां पार्टी हो रही थी उसके फर्श पर 11 लोग खून में लिपटे पड़े थे और उन 11 लोगों में से एक नेपाल नरेश राजा बीरेंद्र भी थे। उसके बाद जब सुरक्षाकर्मी बाहर गार्डन की तरफ गए तो उन्हें वहां से 3 और घायल लोग मिले। उन तीनों में से एक रानी ऐश्वर्या थी, एक युवराज दीपेंद्र थे और एक राजकुमार निराजन थे। उसके बाद आनन फानन में सभी घायलों को उठाकर गाड़ी में रखा जाता है और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। सबसे आगे राजा बीरेंद्र की गाड़ी चल रही थी, क्योंकि वो नेपाल के राजा थे और उन्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। अच्छी बात यह थी कि कई गोलियां लगने के बावजूद अब भी उनके शरीर में हरकत हो रही थी। करीब 12 से 15 मिनट बाद राजा बीरेंद्र की गाड़ी नारायणहिटी दरबार से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर छावनी काठमांडू के एक आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचती है और उनके पीछे एक एक कर बाकी की गाड़ियां भी पहुंचती है जिनमें दूसरे घायल थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर सबसे पहले राजा बीरेंद्र का इलाज शुरू करते हैं और किसी तरह उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस कि राजा बच नहीं पाते और हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनटों बाद ही रात 9:15 पर दम तोड़ देते हैं। उस रात एक के पीछे एक कुल 14 लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिनमें से कि राजा बीरेंद्र हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनटों में ही दम तोड़ चुके थे। इसके अलावा 8 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचते ही ब्रॉड डेड घोषित कर दिया जाता है। उन 8 लोगों में राजा की पत्नी रानी ऐश्वर्या, उनका छोटा बेटा राजकुमार निराजन, उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी श्रुति, उनके सगे और सबसे छोटे भाई राजकुमार धीरेन्द्र, उनकी 2 सगी बहनें राजकुमारी शांति और राजकुमारी शारदा, उनके बहनोई और राजकुमारी शारदा के पति कुमार खड़का और उनकी चचेरी बहन राजकुमारी जयंती थी। बाकी के बचे 5 घायल लोगों का भी तुरंत इलाज शुरू किया जाता है, मगर उन 5 लोगों में से जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान था और जिसकी जान की कीमत सबसे ज्यादा थी वो थे क्राउन प्रिंस और राजा बीरेंद्र के बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र।
हालांकि बाकी के 4 घायल लोगों की जान भी उतनी ही कीमती थी जितनी कि युवराज दीपेंद्र की, मगर क्योंकि युवराज दीपेंद्र को नेपाल का अगला राजा बनना था और उनकी हालत भी बाकी के घायलों से ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए उनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी था। युवराज दीपेंद्र के अलावा जो बाकी के 4 घायल लोग थे उनमें राजा बीरेंद्र की सगी और सबसे छोटी बहन राजकुमारी शोभा, उनकी बेटी श्रुति के पति कुमार गोरख, उनके छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र की पत्नी राजकुमारी कोमल और उनकी चचेरी बहन केतकी चेस्टर थी। इन चारों घायलों के इलाज के बाद डॉक्टर ने इनको खतरे से बाहर करार दिया, मगर युवराज दीपेंद्र की हालत अब भी बहुत क्रिटिकल थी, क्योंकि वैसे तो उन्हें सिर्फ एक ही गोली लगी थी, मगर वो गोली सीधे उनके सर में लगी थी। एक 9 mm की गोली उनके उल्टे कान के पीछे से घुसकर सीधे कान के ऊपर से बाहर निकल गई थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे, इसलिए उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। इधर अब तक नेपाल की जनता को इस हत्याकांड के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद नारायणहिटी महल के बाहर जाने वाली सभी कम्युनिकेशन लाइन को बंद कर दिया गया था। मगर फिर अगले दिन यानी 2 जून 2001 को इस घटना के करीब 14 घंटे बाद सुबह लगभग 11 बजे नेपाल रेडियो का कार्यक्रम रोककर यह ऐलान किया जाता है कि कल रात 9:15 पर राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह का देहांत हो गया और अब उनकी जगह नेपाल का अगला राजा दीपेंद्र बीर बिक्रम शाह को घोषित किया जाता है। इसके बाद बाकी के जिन जिन लोगों की मौत हुई उनके बारे में भी बताया गया। ये खबर सुनते ही नेपाल के लोग सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एक रात में पूरा परिवार कैसे खत्म हो सकता है। पूरा नेपाल सदमे में चला गया था, क्योंकि वो सभी लोग राजा बीरेंद्र को बहुत प्यार करते थे। नेपाल के लोग उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार मानते थे और वो भगवान अब उनसे छिन गया था। सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। वहीं दूसरा राजा दीपेंद्र अब भी जिंदगी तरफ नए